डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की इस नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम वो मेथड्स देखेंगे जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और फिर लास्ट टॉपिक इस प्रेजेंटेशन में रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। पिछली प्रेजेंटेशन में हमने अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस को देखा था और उनकी काइनेटिक्स को डिस्कस करा था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्डर का डिटर्मिनेशन सीधे सीधे नहीं हो पाता, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स देख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल पाएंगे। सबसे पहला मेथड इंटीग्रेशन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड है। सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में हम रिएक्टेंट का नोन अमाउंट ले लेते हैं और उसको जिस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उस रिएक्शन की कंडीशंस में हम रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराते हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल पर हम ये नोट करते जाते हैं कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म होता जा रहा है। फिर जो हमें यहाँ पे डाटा मिलता है उस डाटा को हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर की जो रेट एक्सप्रेशन थे उसमें पुट करते हैं। जिस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलती है उस इक्वेशन के हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर इस रिएक्शन का हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, से हमने किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन x0 ली है और आफ्टर टाइम t उसकी कंसंट्रेशन x हो जाती है। तो यहाँ पर हमें t पता है, x0 पता है और x पता है। इन वैल्यूज को पुट करके हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को और आगे होने देते हैं जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन x जो है इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी या चेंज हो जाएगी और टाइम में भी चेंज आ जाएगा। तो अब नए टाइम पर जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको पुट करके हमें एक नया रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर अभी जो रेट कांस्टेंट हमें मिला है उसकी वैल्यू जो पहले हमें रेट कांस्टेंट मिला था, अगर ये दोनों वैल्यू सेम मिलती हैं तो उस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट हमने निकाले हैं दो अलग अलग फाइनल कंसंट्रेशन और अलग अलग टाइम के हिसाब से उन रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं मिलती है तो इस रिएक्शन का जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। अब इसी तरह से हमको सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशंस हैं उनमें इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और उस फाइनल कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को रखना पड़ेगा और फिर दूसरे टाइम पर जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा उसको रखेंगे। तो ऐसा करके अगर हमें सेम रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। अगर वैल्यू सेम नहीं मिलती है तो ऑर्डर के लिए हमें अब इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम की वैल्यू को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसमें रखना पड़ेगा और जैसे अभी हमने देखा इसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम करके देखेंगे। इस मेथड के दो लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन यहाँ पर यह है कि ये मेथड सिंपल रिएक्शन के लिए यूजफुल है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए इस मेथड को नहीं लगा सकते। और जब हम रिएक्शन डाटा लेते हैं, ये इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम का जो डाटा लेते हैं, तो इसमें टाइम इंटरवल में डिफरेंस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें रिएक्शन को लॉन्ग रन में चलाना पड़ता है, तो इसलिए ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड में हम कंसंट्रेशन टाइम कर्व्स का स्लोप निकालते हैं और स्लोप की हेल्प से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताया जाता है। इस मेथड में हम अलग अलग रिएक्शंस को सेट करते हैं जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है और जब रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो कंसंट्रेशन में जो वेरिएशन आता है टाइम के साथ उसको नोट करते जाते हैं और टाइम के साथ इस वेरिएशन को प्लॉट करा जाता है। किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये इस तरह से दिया जाएगा, इक्वेशन नंबर 48। रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू k c की पावर n, जहां पे k रेट कांस्टेंट होगा और c रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगा। तो अगर हम इक्वेशन 48 में बोथ साइड लॉग ले लें और यहाँ पर जो ये डिफरेंशियल टर्म थी dx/dt इसको इग्नोर कर दें और यहाँ पे R इज इक्वल टू k c की पावर n को लेकर हम इक्वेशन 48 में बोथ साइड लॉग ले लें अगर, तो इक्वेशन नंबर 48 ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ln R इज इक्वल टू ln k प्लस n ln c। यहाँ पे n जो है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है,
लॉग लेने के बाद जो हमें इक्वेशन मिल रही है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ln r जो है ये y एक्सिस में लिया जाएगा, x ln c होगा, यानी ln c को x एक्सिस में लिया जाएगा, c यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पे और इसकी वैल्यू ln k होगी। स्लोप ऑफ द इक्वेशन m जो होगा ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पर ln r को ln c के साथ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। तो डिफरेंशियल मेथड में हम रेट और कंसंट्रेशन के प्लॉट्स बनाते हैं और जो हमें प्लॉट या जो स्ट्रेट लाइन मिलता है यहाँ पर उसके स्लोप से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड। इस मेथड में हम हाफ लाइफ पीरियड का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं और उसकी हेल्प से रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। पिछली प्रेजेंटेशन में अलग अलग रिएक्शंस के लिए हमने हाफ लाइफ पीरियड को पढ़ लिया था। हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर से इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो अगर हम इसी को जनरलाइज करें nth ऑर्डर के लिए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हाफ लाइफ a की पावर a यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, a की पावर n-1 के इनवर्स रिलेशन में होगा। क्योंकि अभी इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए अब हम यहाँ पर दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन a1 लिया है, दूसरे में a2 लिया है और हम ये मान रहे हैं कि जब हम a1 कंसंट्रेशन लेते हैं तो हाफ लाइफ t1 है और जब हम a2 कंसंट्रेशन लेते हैं तो हाफ लाइफ t2 है। तो जो अभी nth ऑर्डर के लिए हमने एक रिलेशन देखा था कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1, इस इक्वेशन को हम अब इन दो a1 a2 एंड t1 t2 कंडीशंस के साथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जा रहा है t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a1 की पावर n-1 एंड t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर a2 की पावर n-1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन की वजह से जो कांस्टेंट पार्ट रहा होगा वो कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम बोथ साइड लॉग ले रहे हैं। लॉग लेने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ब्रैकेट में टर्म था a1/a2 इसकी पावर n-1 था, तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके n-1 लॉग के बाहर आ जाएगा। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हमें पता है लॉग x/y ये होता है log x माइनस log y, तो उसी तरह से log t2/t1 हो जाएगा log t2 माइनस log t1। सिमिलरली log a1/a2 हो जाएगा log a2 माइनस log a1। हमने यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड बना लिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड था उसे राइट हैंड साइड बना लिया है। अब यहाँ पर हम जो ये log a1 माइनस log a2 वाला ब्रैकेट है इसको हम क्रॉस डिवाइड करके log t2 माइनस log t1 के नीचे लेके जा रहे हैं और फिर हम यहाँ पर जो -1 था उसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 49 मिल जाएगा जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दो कंसंट्रेशंस पता होंगी और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ पता होगी, मतलब ये जो कंसंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लग रहा है वो पता होगा, तो इस डाटा की हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो डिफरेंशियल फॉर्म हमने पढ़ी थी पिछली प्रेजेंटेशन में उसको हमने एक बार फिर से यहाँ पे लिखा है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू k c की पावर 1। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू k c की पावर 2। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू k c की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर k जो है ये रेट कांस्टेंट है और c यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इसी को हम जनरलाइज करें अगर
तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे हमें इस तरह से मिल जाएगा dx/dt इज इक्वल टू k c⁻n। इस मेथड में हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ। तो अगर dx/dt वो कंसंट्रेशन c के साथ हम प्लॉट करते हैं और प्लॉट हमें लीनियर मिलता है तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। सिमिलरली अगर dx/dt को हम प्लॉट करते हैं c² के साथ और हमें प्लॉट लीनियर मिलता है तो वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होगी। सिमिलरली dx/dt को जब हम प्लॉट करेंगे c³ के साथ और हमें अगर प्लॉट लीनियर मिलता है तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये प्लॉट हम यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ अगर प्लॉट लीनियर मिलता है हमें, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि आप ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। सिमिलरली जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को c² के साथ प्लॉट करते हैं और हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो जैसे जैसे c² बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा होगा अगर, तो वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसी तरह से अगर रेट ऑफ रिएक्शन का c³ के साथ हम प्लॉट बनाएंगे और जैसे जैसे c³ बढ़ता है वैसे वैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा। अब हम लास्ट मेथड देख रहे हैं यहाँ पर, आइसोलेशन मेथड। ये मेथड ओसवाल ने दिया था। इस मेथड में हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो जैसा कि हमने स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेंगे तो विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेंगे और तब रेट जो होगा जो दूसरे रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा होगा। सो इस मेथड में एक रिएक्टेंट को छोड़ करके बाकी सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में ले लिया जाता है, ज़्यादा ले लिया जाता है, और तब हमें उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन जैसी थी नॉर्मल थी वैसी ली गई है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज ला कर रेट ऑफ रिएक्शन में हम चेंज देखते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और उतना ही रेट में बढ़ोतरी होती है तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से हम रिलेशंस बनाते हैं अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए और पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करके उसका इफेक्ट देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या पड़ रहा है, और इसकी हेल्प से हमें उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाता है। अब इसी तरीके से उस रिएक्शन में से कोई और रिएक्टेंट है तो अब हम उस रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे और उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज लाएंगे जिसकी वजह से रेट में भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर नहीं पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि वो उस रिएक्टेंट का ऑर्डर जीरो है, और अगर पड़ता है तो किस हिसाब से पड़ता है उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन सबका हम ऑर्डर निकाल लेंगे उन रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में और उन सबकी वैल्यू को हम जोड़ लेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ये हमें पता है कि रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर बढ़ाने का जो इफेक्ट होता है उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म्स में देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करा जाता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का, और ये रेट कांस्टेंट हमने अलग अलग टेम्परेचर पे लिए हैं और उन टेम्परेचर्स के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K मतलब रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय
rate constant at T डिग्री सेल्सियस। इन जनरल होमोजेनियस गैसेस रिएक्शंस के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है ये 2 और 3 के बीच में मिलती है। 2 और 3 के बीच में मिलने का मतलब ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि होमोजेनियस गैसेस रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज लाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसे समझने के लिए हमें कोरिलेशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स को देखना पड़ेगा। तो अब हम कोरिलेशन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को देख रहे हैं। पहला पोस्टुलेट ये है यहाँ पर कि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। तो इन अ रिएक्शन मिक्सचर रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, लेकिन सारे के सारे कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। वो कोलिजन्स जिनकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ऐसे कोलिजन्स को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन्स। मतलब जितने भी किसी रिएक्शन मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोलिजन हो रहे हैं उन सारे कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, उनमें से कुछ ही कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब ये इफेक्टिव कोलिजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है इन ऑर्डर टू गिव इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं या 2 बैरियर हैं जिनको ओवरकम करना जरूरी होता है अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराना है। ये 2 बैरियर हैं एनर्जी बैरियर और दूसरा बैरियर है यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है रिएक्टेंट्स जब कोलाइड करें तो ये उसी तरह से कोलाइड करें ताकि जो बॉन्ड टूटना था वो टूट जाए और जो बॉन्ड बनना था वो बन जाए। एनर्जी बैरियर का मतलब है कि मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि जो बॉन्ड्स टूटने थे वो टूट जाएं। इस सफिशिएंट एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सारे मॉलिक्यूल्स के पास ये सफिशिएंट एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है, इसलिए रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबके पास सफिशिएंट एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है। और साथ ही जब वो कोलाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही कोलाइड करें। तो इसका मतलब है टोटल मॉलिक्यूल्स का एक फ्रैक्शन ही, एक पार्ट ही इफेक्टिव कोलिजन्स में जाएगा और ये पार्ट या ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होंगे जिनमें एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉस हो रहा होगा। लास्ट पोस्टुलेट जो है यहाँ पर कोलिजन थ्योरी का, इसमें हम देख रहे हैं कि किसी रिएक्शन मिक्सचर में, किसी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो एनर्जीज होंगी वो डिफरेंट होंगी और जो इनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कितने मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रेजेंट करते हैं मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अब यहाँ पर मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करा गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि इसे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितनी काइनेटिक एनर्जी है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे रिलेट करा गया है। इस कर्व को कैसे स्टडी करा जाता है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब हम यहाँ पे जब इस पीक को देख रहे हैं तो ये एक मैक्सिमा तक जाता है, उसके बाद ये कम होने लग जाता है। मैक्सिमा पे जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और कम के बीच में है। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि गिवन सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पढ़ा जाता है कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज होगी, लगभग बीच में होगी, जो भी रेंज होगी उसके बीच में होगी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे हम
जो आपकी क्लास है उसको कंसिडर करते हैं, तो उस क्लास में कुछ टॉपर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होंगे वो एवरेज ही आ रहे होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, उसी तरह से हमारी क्लास में बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल फेल हो रहे होंगे या फिर जिनके बस पासिंग मार्क्स ही आ रहे होंगे। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, उसी तरह से हम अपनी क्लास में देखते हैं कि सारे के सारे टॉपर तो नहीं होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टॉप कर रहे होते हैं, या 80% या 75% की अगर हम बात करें तो वो कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज एनर्जी है, उसी तरह से हमारी क्लास में भी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके मार्क्स एवरेज ही आ रहे होते हैं। तो होपफुली इस एग्जांपल से हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। जिस तरह से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लेवल पे क्लास में लगता है, उसी तरह से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के लिए भी लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन्स की। तो हमने देखा था कि इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं जिनमें एनर्जी बैरियर ओवरकम हो रहा होता है। तो हम मान लेते हैं कि इसे इतनी एनर्जी चाहिए होगी मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन में जाने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाएगा। इस वैल्यू से ज्यादा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन्स में जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज है उनमें फर्क पड़ता है। किस तरह से फर्क पड़ता है इसको अब हम एक दूसरे प्लॉट से देख रहे हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज करने का काइनेटिक एनर्जी पे और इफेक्टिव कोलिजन्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो ब्लू प्लॉट है इसमें हम देख रहे हैं कि ये T टेम्परेचर पे प्लॉट लिया गया है। ये इफेक्टिव कोलिजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी उसकी वैल्यू है। इस लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन्स में जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ब्लू प्लॉट रेड प्लॉट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज में डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पे। हमने पहले देखा था कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो ये प्लॉट यहाँ पर और नीचे चला गया। इसका मतलब अब और कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर हम इस पार्ट में देखें तो ब्लू प्लॉट T टेम्परेचर पे जो प्लॉट था वहां पे हम देख रहे हैं कि कम मॉलिक्यूल्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। टेम्परेचर बढ़ाने से हम देख रहे हैं कि ये प्लॉट अब ऊपर की तरफ चला गया है यहाँ पर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अब वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर या फ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया है। अब अगर हम इस पीक की हाइट को देखें तो यहाँ पे हाइट ज्यादा थी T टेम्परेचर पे, T+10 डिग्री सेल्सियस पे हाइट कम हो गई है। इससे ये पता चल रहा है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो गया है। यहाँ पे नैरो डिस्ट्रीब्यूशन था रिलेटिवली, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसको सीधा सीधा ऐसे बोला जा सकता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया है। अब हम कुछ रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू देख रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोआयोडिक एसिड का डिस्टिलेशन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये 1.7 होता है। इसी तरीके से मिथाइल आयोडाइड सोडियम इथॉक्साइड की जो रिएक्शन होती है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.9 होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन रूम टेम्परेचर पे जब होता है तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 3.8 होता है। सो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी और इस वजह से जो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। जैसा कि हमने देखा अलग अलग रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग मिल रही थी। टेम्परेचर कोफिशिएंट कोई एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या कोई इक्वेशन नहीं लिख सकते टेम्परेचर कोफिशिएंट की बेसिस पे जिससे हम टेम्परेचर को रिएक्शन के रेट या रेट कांस्टेंट से रिलेट कर पाए। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आर्हेनियस ने
एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन डिराइव करा था जिसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन रेट कांस्टेंट k जो होता है ये दिया जाता है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर a एक कांस्टेंट होता है, इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं रिएक्शन का। EA यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होता है रिएक्शन का, R गैस कांस्टेंट होता है और T यहाँ पे टेम्परेचर होता है केल्विन में। सो आरएनएस इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को k के साथ रिलेट कर सकते हैं। आरएनएस इक्वेशन में यहाँ पर एक टर्म है EA जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका रोल होता है इन डिसाइडिंग कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्ट होने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्टिवेशन एनर्जी को और डिटेल में देखते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी रिएक्शन होने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो अगर रिएक्टेंट के पास होगी तो वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द टोटल एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट दे कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, बट क्योंकि रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो अब जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल को चाहिए रिएक्ट होने के लिए, उसमें से अगर हम जो मॉलिक्यूल के पास पहले से एनर्जी है माइनस कर लें, तो जो बची हुई एनर्जी अभी मॉलिक्यूल को चाहिए होगी रिएक्शन में जाने के लिए, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज द एक्सेस एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज नीडेड बाय द रिएक्टेंट सो दैट दे कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। सो मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब रिएक्शन का प्रोग्रेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करा जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी ओवरकम इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन। दिस कंसेप्ट इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस कंसेप्ट के हिसाब से रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके सीधे प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की अलग से अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये रिएक्शन के दौरान ही बनता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा होता है। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं किसी रिएक्शन का, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट होती है और ये स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हमें बीच में मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले ज्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये फॉर्मेशन हो पाता है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करा जा रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट टू ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक केस ले रहे हैं। दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी, ये आपस में रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ए बी स्टार, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट ए बी में। तो इस फिगर में हम रिएक्टेंट का कन्वर्जन देख रहे हैं प्रोडक्ट में। यहाँ पे एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है। तो रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट करी है यहाँ पर। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, पास पास आते हैं, तो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको ए बी स्टार से प्रेजेंट करा है। और अगर ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो पाता है, मतलब रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी हो पाती है इसका फॉर्मेशन हो जाए, तो फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में डिग्रेड हो जाएगा। और जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो चाहिए होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होगी जो चाहिए होगी ताकि रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लें। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अब हम मैथमेटिकली देख रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आर्नियस इक्वेशन की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी को रेट कांस्टेंट से रिलेट कर सकते हैं।
आर्हेनियस इक्वेशन में यहाँ पर e की पावर में माइनस EA/RT होता है, जिसकी वजह से K और EA में इनवर्स रिलेशन होता है। इसलिए जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज आएगा। इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। अब हम यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हर एक केमिकल रिएक्शन में होता है। सेकंड पॉइंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिएंट स्पीशी होता है, इसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनता है। और अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। इस प्रेजेंटेशन में हमने मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर को देखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को पढ़ा है और एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा उसमें हम लोग कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।